चलो फाइनली इस बार देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले, अच्छा क्वेश्चन क्या है, थर्ड ग्लोबल हैकेथन हर्बिंगर 2024 का थीम क्या है? जीरो फाइनेंस, फ्रॉड एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। ठीक है बेटा, ये सबमिट रखा गया है, मैंने इसको डिटेल में नहीं लाया, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका थर्ड ग्लोबल हैकेथन हर्बिंगर 2024। ठीक है बेटा, कहां हुआ था? आई थिंक ये दिल्ली में हुआ था। और इस बार ये याद रखना है, उसका थीम क्या था? जीरो फाइनेंस, फ्रॉड एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, नए फैक्ट्स आज डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने पिछली बार क्या बताया था? आरबीआई का एक्ट 1934 स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। पहला नोट कौन सा रिलीज किया था? 5 रुपए का। आज एक और चीज, उसका इनिशियल कैपिटल कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़ में इसको बनाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था आरबीआई को बनाने के लिए? 5 करोड़ का। क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्या पूछ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कोई कमेटी होगी जिसने किया है उनको रिकमेंड, तो हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी, ये कमेटी का नाम मत भूलिएगा। इस कमेटी ने बेटा रिकमेंड किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देयर शुड बी वन सेंट्रल बैंक, और वो कौन से होना चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ। एक पता है एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन मुझे क्या याद आया? देखो बैंकिंग इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो बना, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अपने एक थीसिस में मेंशन किया था कि भारत का सेंट्रल बैंक होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो थीसिस का नाम बताओ। तो ये भूलिएगा मत, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी, इस थीसिस में उन्होंने मेंशन किया था। एक और चीज याद रखनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेटा लोगों के अंदर वो जो एनिमल है वो कौन सा है? टाइगर, इट्स बंगाल टाइगर। और पीछे जो ट्री मेंशन किया गया है वो कौन सा है? पीछे जो ट्री मेंशन किया गया है, पाम ट्री। ये सब भूलिएगा मत, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे। और एक और चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल अथॉरिटी है जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी देखता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। या अभी रिसेंट में मैं एक अपना न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, वहां ये एक सेक्शन मिला। ज्यादा फैक्चुअल में जाना नहीं है, बट फिर भी ये एक बेसिक्स है। और हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करंट न्यूज देख लेते हैं। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मोटो चेंज किया है, तो उसने क्या बोला है? कैश इज किंग। कैश इज किंग, बट डिजिटल इज डिवाइन। डिजिटल इज DIVINE। याद रखना, ये उनका नया मोटो है, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। और डिजिटल से मुझे याद आया, रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी बनाई है बेटा, याद रखना उसका नाम क्या है? डिजिटा। DIGITA। डिजिटल इंडिया, मैं फुल फॉर्म भी लिखा रहा हूं, हाँ नीचे सबको दिख रहा है ना? हाँ चलेगा। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। अब इसका काम क्या है? डिजिटा का काम क्या है? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का काम है कि जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको लोन दे देते हैं बहुत इजीली। लोन देने के बाद बेटा आप कभी चुका ही नहीं पाते हो लोन, फेक में वो लोन दे देंगे और उसके इंटरेस्ट लगातार लगातार हैवीली चार्ज करेंगे। तो ऐसी फ्रॉड एजेंसीज या ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशंस जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये डिजिटा बेटा एक एजेंसी है जो उनपे रेगुलर चेक रखेगा, रेगुलर उनके सुपरवाइज करेगा उन्हें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड ऐसे और भी बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगली बार डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़े, अभी सब लोगों ने अच्छे से लिख लिया है? स्पीड एकदम सही चल रही है ऑनलाइन? मुझे सब बता देंगे, आवाज सब सही आ रही है? बता देंगे, ओके? स्पीड सही है ना यहाँ? आगे चलिए, नेक्स्ट न्यूज बेटा आज की क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूएनओ? लास्ट टाइम हमने देखा था यूएनओ, सबको पता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा क्वेश्चन क्या है? नॉट नॉट ओके, नॉट इंक्लूडेड इन एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ओके मैं बता देता हूं, ओके ठीक है ना, नॉट इंक्लूडेड डेनमार्क, पनामा, पाकिस्तान। ओके फिलहाल ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, 4 के चारों इंक्लूडेड है। अगेन आपको याद रखना, 5 कंट्रीज का शॉर्टकट बता देता हूं, डीपी। डीपी स्क्वायर कर लो, डीपी सबको पता है, व्हाट्सएप में डीपी रखते हैं।
और डीपी क्रिकेट के फैंस कौन से रखेंगे? आपको पता है एसजी की बैट होती है, दैट्स इट। ये 5 के 5 कंट्रीज अभी क्या बनाए हैं? नॉन परमानेंट मेंबर। अब डीपी का फुल फॉर्म में देखो, डी से डेनमार्क, पी से पनामा, पी से पाकिस्तान, एस से क्या हो गया? सोमालिया, और जी से क्या हो गया? ग्रीस। तो ये 5 कंट्री आप लिख लीजिए जो अभी रिसेंट में नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं। कहां के? यूएनओ के। अब इसका मतलब क्या है? क्या नॉन परमानेंट मेंबर? सबसे पहले लास्ट टाइम ही बताया था, यूएनओ के बेटा टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं? 6 ऑर्गन्स। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 3 ऑर्गन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। फर्स्ट ऑर्गन बता देता हूं, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके टोटल कितने मेंबर्स है? 193। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा यूएनओ के कितने मेंबर है? 193। यूएनओ के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193। और वही 193 किसके मेंबर है एक्चुअल में? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फुल फॉर्म लिखा सबने? बेटा लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, ये भूलिएगा मत। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल का वाला ये वाला क्वेश्चन है। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ये हर 2 साल में रिप्लेस होते रहते हैं, 5-5 करके। 2024 में अभी 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर बनाए गए हैं। इसका मतलब अगली बार कब बनाया जाएगा? 2026 में। हर 2 साल में नॉन परमानेंट मेंबर चेंज होते हैं 5-5 करके। तो इस बार का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और एक और चीज बताता हूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाँ, तीसरी प्रिंसिपल बॉडी भी बता देता हूं, ICJ। CGL ने क्वेश्चन पूछा था कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, द हेग। कहां पर है? HAGUE, जो कि कहां आता है? नीदरलैंड। ठीक है बेटा, आपको ये 3 प्रिंसिपल बॉडी याद रखनी है। और एक और चीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी न्यूज में चल रहा था। कारण क्या है? नवाब सलाम। नवाब सलाम कौन है? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट है। सब लोग याद रखेंगे, ये न्यूज में चल रहा है। इसके ऊपर सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर क्या था? द हेग, उसका हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहां है? न्यूयॉर्क में। कौन सा होगा? हाँ बेटा, ये देखो नॉन परमानेंट मेंबर अभी कितने बनाए गए हैं? 5। तो वो डीपी स्क्वायर मैंने शॉर्टकट बनाया है मेंबर्स को याद रखने के लिए। एक हो गया डी फॉर डेनमार्क, पी फॉर पनामा, पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर सोमालिया एंड जी फॉर ग्रीस। ये 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स है किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्पेसिफिक क्या? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 + 5 मैंने बताए हैं, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल का निकनेम के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसे कहा जाता है बेटा पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है? पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये याद रखना है। यूएनजीए का भी निकनेम लिख लीजिए, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इस बार इतना बहुत है, अगली बार पीएचडी करवाऊंगा। धीरे धीरे करके हम पीएचडी कर रहे हैं, आपको पता है ना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पिछली बार मैंने क्या बताया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 14 अक्टूबर 1945। ये भूलिएगा मत, 24 अक्टूबर 1945। इसके अगली बार मैं इसके नए फैक्ट्स बताऊंगा। इसके ऊपर मैं 50-60 फैक्ट्स लिखा सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे करके मैं याद करवा दूंगा। हर बार मैं कोशिश करता हूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब भी चल रहा है न्यूज में, मैं इसको पिक कर लूं। ठीक है, काफी सेलेक्टिव आपके लिए मैं करंट अफेयर्स लाता हूं। जब 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसमें से 50 सिलेक्ट करता हूं। आगे बढ़े। अपोलो 8, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार ना एक और चीज, एक मेरी टिप, हमेशा मैंने बोला है मेरे प्रिडिक्शंस वर्क करते हैं। इस बार एसएससी में मैंने क्या बताया है? इस बार देखो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको पता है बेटा लिखा रहा हूं टॉपिक्स जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी फिलहाल बता रहा हूं, रिवॉल्यूशन पे बेटा थोड़ा सा आप लोग देख के रखिए। फेज 12 का भी अभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम होने वाली है। रिवॉल्यूशन पे थोड़ा देख के रखिए। सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा देख के रखिए। रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीवी, जिनकी रिसेंट में डेथ हुई है। मुझे पता है पेपर कैसे सेट होता है। अगर रिसेंट में कोई न्यूज चल रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस बार नालंदा यूनिवर्सिटी को रीऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब क्या है? आप हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी पढ़ के रखिए, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है?
कुमार गुप्ता, जो कि उनके फाउंडर थे। क्या पता क्वेश्चन उस पर पूछ ले, क्या पता खिलजी डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन कर ले, क्योंकि 1193 में खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय, पूरा आग लगा दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। इस बार क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। और रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन क्यों आएगा? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? एमएस स्वामीनाथन। नवंबर में उनकी डेथ हुई थी। तो इस बार आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, फाइबर रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये किसका पार्ट है? आपको कहां मिलेगा? लूसेंट के इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। छोटी सी लिस्ट है, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये याद करा सकता था, लेकिन हमारा बेटा ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होता है, वरना ये सारी चीजें कवर करा देता। और अभी इस बार मैंने बोला है, ठीक है, यूएनओ को देख के रखो, और प्लेन को देख के रखो, प्लेन वाली चीजों को, मून को देख के रखो। ये कुछ चीजें अभी मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है। फिलहाल अभी हम ये वापस आ जाते हैं। अपोलो 8 मिशन कब रखा गया था? 1968 में। किससे रिलेटेड था? मून से रिलेटेड था। मून बेटा बहुत बार न्यूज में आ रहा है। अभी इनकी प्लेन क्रैश में ही डेथ हुई है 90 एज में। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये विलियम एंडर नाम का जो व्यक्ति थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉट थे, इनकी डेथ कैसे हुई? एयरप्लेन क्रैश में। मैं बोल रहा हूं एयरप्लेन बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा है। सुखोई 30 अभी इंडिया का हो गया क्रैश। अगेन बार बार चीजें क्रैश हो रही है, तो प्लेन के ऊपर इस बार पीएचडी करके रखनी है। और ये विलियम एंडर्स, इनकी कितने साल की उम्र में हुई है? 90 ईयर्स। कितने साल के थे? 90 ईयर्स की एज में हुई है। और अपोलो 8 मिशन, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है पहली बार ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून पर गई थी। कब गई थी? 1968 में। याद रखिएगा, लेकिन वो मून पे लैंड नहीं किए थे, वापस आ गए थे। तो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो मून के आसपास गया, कौन सा है वो? अपोलो 8। ईयर याद रखने का तरीका क्या है? ये भी 8 और 68 याद रहेगा। आगे बढ़ जाए। मोदी जी का बेटा ये कौन सा नंबर का टर्म है? थर्ड। बहुत इजी है। चलो एक काम करते हैं, मोदी जी के बारे में बता ही रहा हूं, तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के बारे में बात कर लेते हैं। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू जी, 1947 से लेके 1964 तक। तो इसमें टोटल कितने? लगभग 17 साल हो गए, 17 ईयर्स। वैसे देखा जाए तो 16 साल 7 महीने कुछ था उनका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है? भारत का सबसे यंगेस्ट, भारत के सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम बता दो। राजीव गांधी। क्वेश्चन क्या पता पूछ ले, सबसे ओल्डेस्ट पीएम का नाम बता दो। 1978 में इंदिरा गांधी को उन्होंने हराया था। कौन थे वो? ना, एम से नाम है। हाँ, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। क्या पता। और एक और चीज ये याद रखना है, अब तक सबसे ज्यादा कंट्रीज में टूर करने का रिकॉर्ड जो है बेटा मोदी जी का है। मोर देन 50 कंट्रीज। पूरे दुनिया में ऐसा कोई पीएम पैदा नहीं हुआ। बाकी तो मोदी जी अच्छे। ठीक है बेटा, बाकी आप लोगों को ये याद रखना है। और एक और चीज, मोदी की अब बात कर ही रहा हूं, मतलब पीएम की, तो ये याद रखना है आर्टिकल 75 में पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये मेंशन किया गया है। जब भी मैंने ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर छोड़ दिया था, अब पांचवा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल कौन सा है? 74। 74 आर्टिकल में क्या लिखा गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस, एड मतलब हेल्प, एड एंड एडवाइस करते हैं किसको बेटा? प्रेसिडेंट को। आपको भूलना नहीं है। अब मैं पता है हमेशा बोलता हूं कि आपको प्रश्न के अंदर आंसर दिखवा दूंगा। 75 जीवन भर नहीं भूल पाओगे, बताता हूं क्यों। 75 किसका आर्टिकल है? पीएम का। प्राइम में कितने लेटर है? तो बेटा अगर 5 है तो आर्टिकल में 5 आना जरूरी है। ये चीज समझ में आ रही है? 70s में 5 आ चुका है, प्राइम में 5 लेटर है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे याद रहेगा कि 4 है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मिनिस्टर में बेटा मिनी आ रहा है। मीनिंगफुल वर्ड है मिनी। कितने लेटर है? 4। 70s में कहां आता है 4? 74। प्राइम में कितने लेटर है? 5। 75। लास्ट टाइम मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एक मेरी ट्रिक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रिक है। अगर स्टेट में, कंट्री में पीएम होता है तो सीएम कहां होता है? स्टेट में। अगर पीएम का, अगर आपको ये आर्टिकल को कन्वर्ट करना है सीएम में, 7 - 1 6, 5 - 1 4, 164। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर पीएम का है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम का भी होगा। 74 था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल, क्या था? 74। 7 - 1 6, 4 - 1 3, मतलब 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द सीएम। पक्का याद हो जाएगा। एक और तरीका बता सकता हूं, ये हर जगह देखो, इसके कुछ आर्टिकल 163 की बात कर, आर्टिकल 163 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबको पता है। ये लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पता है कि नहीं? एजीआई। नहीं पता है तो आज एक नया फैक्ट बता रहा हूं। एजीआई बेटा कौन होता है? प्रिंसिपल लॉयर होता है। कौन होता है? प्रिंसिपल लॉयर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका?
अगर मोदी के ऊपर किसी ने भी केस किया उसको प्रेजेंट कौन करेगा कोर्ट में? एजीआई। एजीआई का आर्टिकल क्या है? 76। पक्का? अब इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम स्टेट के लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूरे कंट्री में कितना है? एक। स्टेट में भी एक होता है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है एजीएस। क्या हो जाता है? एजीएस, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अगर इसका 76 है तो 7 - 1 6 - 1 आंसर हो गया 165। याद रहेगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ सकता है, जो कि अभी पीके मिश्रा बनाया गया। ठीक है बेटा, वो आगे मैंने न्यूज कैरी की है। एक और चीज आपको याद रखना है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, क्या पता क्वेश्चन यही पूछ ले। राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 है और लोकसभा के लिए 81 है। ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। बेटा कुछ भी भूल जाना, आर्टिकल ये वाला मन, ये आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं बताता हूं, एटी 81 और राज्यसभा का 80। 326 के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और हाँ इस बार इलेक्शन इलेक्शन का पर्व देश का गर्व, ये इस बार टैगलाइन है, भूलिएगा मत। इलेक्शन का पर्व देश का गर्व, देश का गर्व, ये इस बार की टैगलाइन है। पक्का ये याद रखिएगा, इलेक्शन का पर्व देश का गर्व। वेरी गुड बेटा। अक्षय सबसे ज्यादा ये पता है हाईलाइट हो रहा है, ये बंदा आंसर बैक टू बैक वही दे रहा है, पता नहीं। अब चलो ठीक है, फिलहाल ये सबका हो गया क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा ना स्पीड में बढ़ाना चाहिए। अभी बेटा सारथी 2.2 ये एक रिसेंट में एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा। सेबी का आप ना बस एक ही फैक्ट याद रखो, सेबी को कब स्टेब्लिश किया गया था? 1988 को। इतना मोर देन इनफ होगा। और सारथी एप्लीकेशन जो है वो बेटा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़े बहुत सजेशंस देगा, स्टॉक मार्केट। और इसको आपके फाइनेंस कैलकुलेटर पता है? फाइनेंस से रिलेटेड आपको भैया आपको पता होगा, अपना हम मंथली इंस्टॉलमेंट करते हैं एसआईपी। एसआईपी 20 साल के बाद क्या होगा वो फाइनेंस कैलकुलेटर आपको दे देगा। वन लाइनर क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाए, सबने लिख लिया है, इससे मोर देन इनफ होगा। म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग और फाइनेंस कैलकुलेटर, ये देखो ये तीनों चीज क्या देगा? ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। हाँ सारथी, ठीक है, सारथी 2.0 सेबी कब स्टेब्लिश किया गया था? 1988। अच्छा एक और चीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर किसी में भी ऑफ आ जाए, हेडक्वार्टर कहां होता है? मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सब में ऑफ आ रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया, सब जिसमें जिसमें ऑफ आ जाए बेटा। लेकिन मैंने बोला था बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात, रीजनल बैंक्स का उनके इसमें होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए। अच्छा पंजाब नेशनल बैंक का कोई मुझे बताएगा? बैंकिंग वाले कितने लोग हैं यहाँ? कौन मुझे बताएगा पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? किसको पता है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। मतलब पी से पंजाब, पी से पुणे। हरियाणा, कौन बोला ये? पंजाब। अब आंसर है दिल्ली, भूलिएगा मत। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बैंकिंग वाले कितने लोग हैं बेटा? फिर से हाथ खड़ा करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? प्रयागराज? और कोई अंदाजा फिर भी? मुंबई? आंसर है बेटा कलकत्ता। याद रखना, इलाहाबाद बैंक का कहाँ है? कोलकाता। बेटा ऐसे क्वेश्चंस तो आपको पता होने चाहिए। काम करो, मेरा होमवर्क रख लो, सारे बैंक के हेडक्वार्टर्स और उनकी टैगलाइंस ये निकाल के रख लेना, आपके बैंक में काम आएगा और आपके इंटरव्यू में तो डेफिनेटली काम आएगा। वो रैंडम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, बैंक के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की पीएचडी पता होनी चाहिए आपको, बैकग्राउंड के बारे में। चलिए बेटा, फाउंडर ऑफ रामोजी फिल्म सिटी, याद रखना रामोजी फिल्म सिटी के फाउंडर का नाम है हाँ, इनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है। अब क्वेश्चन फिल्म सिटी के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फिल्म सिटी है, 1600 देखो 1666 एकर्स में ये फैला हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आप भूलिएगा मत। अब इनकी डेथ हुई है ना, अच्छा डेथ को, अच्छा फातिमा बीबी, अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज है ये, फर्स्ट फीमेल जज। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में रिपीट करवा देता हूं, 28 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था।
28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ था। उसकी बेंच कहाँ है बेटा? प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में। इसकी कोई एक और बेंच कहीं पर नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बस एक छोटा सा याद कर लो, 12 का 4, 124 याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के हेड को क्या बोलते हैं? सीजेआई, पक्का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के पहले हीरालाल कानिया थे। कौन थे? हीरालाल कानिया। याद रखने का तरीका क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलती है, हियरिंग किससे सुनते हो? कान से, तो कानिया, मिस्टर कानिया। अब भारत के 50th नंबर के सीजेआई कौन है? चंद्रचूड सिंह, चंद्रचूड सिंह, ठीक है। आपको बेटा ये याद रखना है, कुछ सिंपल सिंपल चीजें मैंने बता दी, पक्का। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इतनी चीजें याद रखो। फातिमा बीवी। शेन वॉर्न कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। इनकी बेटा एक बुक का नाम नो स्पिन, याद रखिएगा, एसएससी का पार्ट बन चुकी है ये। नो स्पिन के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। अब एक और चीज, अब नो स्पिन के ऊपर आया था एक और बुक लक्ष्मण की। आपको पता है एसएससी का स्पोर्ट्स बहुत फेवरेट है, स्पोर्ट्स, उसमें भी क्रिकेट। एसएससी सीजीएल 2019 का एक क्वेश्चन बताओ क्रिकेट का क्या था? हालांकि ऐसे क्वेश्चन दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो क्वेश्चन आया है तो मैं बता दे रहा हूं। सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन कितने मैच में बनाया था? आंसर था 266। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता। आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल इसलिए थोड़ा सा बेटा क्या हो जाता है, उसका जीके का पार्ट टफ है, जितना कवर करो कम है, लेकिन हम स्टैंडर्ड चीजें कवर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहा हूं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका स्मार्ट वर्क क्या है? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। हालांकि मेरे प्रेडिक्शंस मैं बोल रहा हूं, अभी जैसे पार्लियामेंट बताया, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैंने बोला था इस बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। इंडिया की सबसे यंगेस्ट गर्ल और इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट गर्ल, दोनों एक महीने के अंदर इसी साल। एक आंटी का नाम क्या था? समथिंग दिया। मैंने बोला था सबसे बुढ़ी आंटी थी वो, 56 ईयर्स की, मध्य प्रदेश के इंदौर से थी वो। तो ये याद रखना, मिस्टर मिसेस दिया, आप याद रख लेना, सबसे ओल्डेस्ट जो गर्ल थी। आगे बढ़ जाए बेटा। और हाँ, 281 एंड बियॉन्ड, ये बुक का नाम है, ठीक है। वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण। एक और चीज ये याद रखना है, उनकी बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है। मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है बेटा। इसको ये रिसेंट में इसको डेवलप किया गया है या टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली, किसके द्वारा? यूएसए। यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। नासा एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1958। डीआरडीओ क्या है? हमारी स्पेस एजेंसी है, मतलब मिसाइल्स वगैरह बनाता है। 1958 में ये भी स्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली में है बेटा। और एक और चीज, इसरो, इसरो का 1969, क्या 15 अगस्त। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलोर का नया नाम क्या है? बेंगलुरु। और फ्रांस, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, अच्छा हाँ, फ्रांस में 2024 का क्या हो रहा है? पेरिस में ओलंपिक। चाइना में 2026 का क्या होने वाला है? एशियन गेम्स। नहीं नहीं नहीं, एशियन गेम नहीं नहीं, 2022 में हुआ था चाइना में। 2026 में बेटा जापान, ठीक है। क्या 2036? नहीं, वैसे अपकमिंग में जनरली 1 2 4 साल के आगे का ही पूछेगा, बट 2000 बताऊं 30, अभी 2031 में वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, भारत में, भारत का फिर से 2011 के बाद 20 साल का गैप है। सोच के देखो, इजी है याद रखना। T20, हाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 50-50 वर्ल्ड कप अपकमिंग वाला भारत में कब होगा? 50, देखो 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2000, अच्छा 2023 में भी हुआ था ना अगेन, तो 2011, 2023 और 2031। हाँ हाँ, तो 2011 में भी बांग्लादेश प्लस होगा, ठीक है। बांग्लादेश प्लस इंडिया था, वही तो मैं बोल रहा हूं। मैंने यही बोला 20 साल के बाद बांग्लादेश इंडिया फिर से होस्ट करेंगे, ठीक है। याद रहेगा बेटा। क्रिकेट के बारे में पुराना फैक्ट क्या बताया था? वैसे उतना पुराना जाने की जरूरत नहीं है, आज इतना ही करो, पक्का। चाइना का 2022 में क्या हुआ था? एशियन गेम्स। और चाइना का पड़ोसी देश है जापान, इसलिए 2026 का एशियन गेम्स कहां होगा? जापान। जापान के कहां होगा? नागोया। आगे बढ़ जाए।
बांग्लादेश में 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? वुमेन्स का, बांग्लादेश बेंगल्स गर्ल्स पहनती। आगे देख लेते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 79th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये याद रखना है बेटा, फिलेमोन यांग। ये पता है कैमरून के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। कैमरून का बेटा कोई मुझे बताएगा यहाँ पर कैपिटल और करेंसीज पे कमांड बनाई है। कैमरून का कैपिटल क्या है? याउंडे, याउंडे। ठीक है, अब बताता हूँ याद कैसे रख सकते हो। कैमरून में कैमरा आ रहा है, आजकल के लौंडे लोगों को देखियो कैमरा लेके ही घूमने लगते हैं, तो कैमरा लौंडे याउंडे, इजीली याद रख सकते हो। लौंडे मतलब क्या? बॉयज ना। और एक और चीज बेटा, हाँ एक और, इस बार प्लेन क्रैश बहुत हो रहा है, मान बताया। अब ये याद रखना, मेरे को अच्छे से याद तो नहीं आ रहा, बट डेनिस फ्रांसिस, नहीं मेरे को इनका नाम याद, अभी ये ना न्यूज में चल रहे थे। मिस्टर, आपने याद रखना, मिस्टर DAG, मिस्टर डैग, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मिस्टर डैग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये ऐसे सेक्रेटरी जनरल है जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन बन के गया, तो भूलना मत। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड को क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? ट्रिग्वे ली। क्या है? ट्रिग्वे ली। कहां से थे? नॉर्वे से थे। तो आपको क्वेश्चन अभी मैंने क्या पूछा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई, कौन है? अच्छा मुझे याद आ गया, डेनिस फ्रांसिस। ये 78th नंबर के प्रेसिडेंट थे, कहां के? यूएनजीए के 78th नंबर पे। और आपको पता है इनकी डेथ कैसे हुई? प्लेन क्रैश। मैं वही बोल रहा हूँ, प्लेन इतने क्रैश हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। इसमें एक और चीज पता चलती बेटा, दिवाली में घर प्लेन से मत जाना, ठीक है? ट्रेन पकड़ लेना। वैसे ट्रेन की भी टक्कर हो गई, साला कुछ सेफ ही नहीं है। अपनी गाड़ी चलाओ, और अपनी गाड़ी तो बेटा गर्ल्स भी नहीं चला सकती, पापा की परी कहीं पे भी। अभी अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल नहीं, मेरे को यकीन है गर्ल्स बहुत अच्छे से गाड़ी चलाती है, वो तो कोई और की गलती। वही ना, आप क्या बताए। और एक और चीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? हाँ ठीक है, एंटोनियो ग्यूटेरस। एक और चीज याद रखना, ये है पोर्चुगल का। बेटा आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है? कौन से कंट्री से? टेड्रोस एडनॉम कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, प्रेसिडेंट, भूलिएगा मत। सब लोग ये लिख लो, हाँ करंट में यही सारी चीजें चल रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हो गया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट न्यूज क्या है? ये मिस्टर कार्लोस वॉन द फ्रेंच ओपन। ठीक है, कार्लोस ने किसको डिफीट किया है फ्रेंच ओपन जीतने के लिए? सबसे पहले फ्रेंच ओपन, अच्छा इसका आंसर क्या है? अलेक्जेंडर। ठीक है बेटा, मिस्टर अलेक्जेंडर। ये कहां से है? रशियन है। कौन है? रशियन। अच्छा, रशियन, रशियन लैंग्वेज डे, रशियन लैंग्वेज डे कब रहता है? अच्छा देखो, मैंने बोला है प्रश्न के अंदर आंसर होगा। रशिया में कितने लेटर है? RUSSIA, मतलब तारीख क्या हो गई है बेटा? RUSSIA, 6 लेटर्स, तो तारीख क्या हो गई? 6। और महीना कौन सा हो गया? छठवां, मतलब 6 जून को कौन सा डे रहता है? रशियन लैंग्वेज डे। अच्छा आपको पता है, हाँ इंटरनेशनल, बेटा ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ही डिक्लेयर किया है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट दिन हो चुका है। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 6 वर्किंग लैंग्वेज है। कितनी? 6 वर्किंग लैंग्वेज है, जिसका शॉर्टकट है FRESH, जिसमें H काम का नहीं है, CA। F से हो गया फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश हो गया, चाइनीज और अरेबिक। ये 6 वर्किंग लैंग्वेज है, जिसमें से मैंने अभी आपको क्या बताया है? रशियन लैंग्वेज डे कब रहता है? 6 जून, पक्का? और एक और चीज, इस बार फ्रेंच ओपन, हम अभी ये ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है बेटा? टेनिस। अब आपको क्या क्वेश्चन आएगा, कई बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ये याद रखना है AFWA। आपका साल में सबसे पहले होता है A फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है आपका US ओपन। US को ही अमेरिका कहा जाता है, ये लास्ट वाला अमेरिका है। फिर से मैं बता देता हूं, आपके यानी जनवरी फरवरी में क्या होता है आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और फिर US ओपन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, रिसेंट के एग्जाम में मैं बोलता हूं बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ना SSC की आदत नहीं है, कई बार वो बहुत गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछती है। पता है आपको रिसेंट के एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया SSC द्वारा?
इन चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे हाईएस्ट प्राइज कौन सा ग्रैंड स्लैम ऑफर करता है? आंसर है अमेरिका। सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन ऑफर करता है? यूएस ओपन। क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विंबलडन। विंबलडन कब स्टेब्लिश हुआ था? 1877 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बेटा फ्रेंच ओपन, +5 करो, कितना हो जाएगा? 1882 +5 करो 1887, और इसके बाद सीधा 19 में 05 कर दो। अब यहां पर आ जाएगा, ये है बेटा आपका कारनामा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कर ले बेटा। हाँ, एक और चीज, ये जो जेनिक सीनर है इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल किसने जीता है? जेनिक सीनर ने। नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का अवार्ड है 24। राफेल नडाल सेकंड नंबर पे 22। राफेल नडाल सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीता है। इतना मोर देन इनफ होगा, ठीक है। अब ये याद रखना, पता है सबसे आसान क्यों है? हमने भारत में राफेल अपनी डील की थी, राफेल जेट्स किससे लिया है? फ्रांस से। तो राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा क्या जीता है? फ्रेंच ओपन। कुछ चीजें लॉजिकल होती है, रट्टा मारना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोवाक जोकोविच कितने जीता है ग्रैंड स्लैम? 24। अब तक का ये रिकॉर्ड है। आगे बढ़ जाए।